जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन में अभी तक अपने 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और मेंसुरेशन को बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में। और हर एक कॉन्सेप्ट पर इतनी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा कि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और आप जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को देखोगे उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट तुरंत हिट करेगा और आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन टाइम के अंदर करके दिखाओगे। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ अपने कंप्लीट सेशन होंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जो मैं आपको लैंग्वेज या थ्योरम्स को कंप्लीट करवाता हूं, उसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद उसका रिवीजन और मैं उस पर जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो एक बार उन सभी क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी किया करो। देखो, अपना 2024 कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। इसमें बहुत सारी आप सभी से मिस्टेक हुई होंगी, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी और बहुत सारी आपकी तैयारी में कमी रह गई होगी, जिससे आपकी उम्मीदें और आपकी मंजिलें आपको नहीं मिली हैं। तो वो सारी गलतियां, सारी कमियां आपको 2025 में टाइम से पहले कंप्लीट करना है, उस तैयारी को पूरा करना है और आपको अपनी मंजिल, अपनी उम्मीदों को पाना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइम कंटिन्यू चलता जा रहा है। अगर आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखा तो आपकी सिलेक्शन की उम्मीदें कमजोर पड़ती जाएंगी। और अगर आपने अपनी पढ़ाई की बहुत अच्छे से, ध्यान से सारी चीजों को कंप्लीट करके तैयारी को पूरा किया है तो आपकी उम्मीदें, आपकी मंजिलें आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ अपने आज के नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2025 का सबसे पहला सेशन है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई नया है तो उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट के जो सेशन हो चुके हैं उन सभी सेशनों को कंप्लीट करें, क्योंकि मेंसुरेशन और जियोमेट्री दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक ना एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है। और अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया है तो आगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो नया एडवांस लेवल लेके एक कॉन्सेप्ट बनेगा उसको समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी और फिर आपको लगेगा कि मैथ कैसा है, टफ है। तो इस डाउट को, इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करना है। बात समझ में आई? देखो, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्योंकि आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले हो और एग्जाम में जो पोस्ट आपको मिलने वाली है वो एक बहुत ही रेपुटेशन वाली पोस्ट है। तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आए? तो हर एक तरीके से आपको परिपक्व, मजबूत बनना है, तभी जाके आप एक सिलेक्शन के काबिल बन पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्शन के लिए भीड़ में दौड़ रहे हैं, केवल वो दौड़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस दौड़ को फाइनल करने की, कंप्लीट करने की तैयारी में नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मुझे सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है कि आपको जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी से अपने माइंड को थिंकिंग दीजिए कि क्या मेरा माइंड एक एग्जामिनर जो क्वेश्चन को क्रिएट करता है उसकी थिंकिंग से मेल जोल खा रहा है कि नहीं। अगर एग्जामिनर की क्वेश्चन क्रिएट करने की थिंकिंग और आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की थिंकिंग दोनों बहुत अच्छे से मैच हो रही है तो आप ये मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप एग्जाम में 100% स्कोर लेकर आओगे। और जब आपका स्कोर 100% रहेगा तो आपको सिलेक्शन की दौड़ से कोई बाहर नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और सिलेबस को एक ही बार में ऐसे कंप्लीट करना है कि दोबारा कोई चीज पढ़नी ना पड़े, तभी जाके आप एक सिलेक्शन को ले पाओगे। उम्मीद है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में 8 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था और इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट थे मेंसुरेशन से रिलेटेड, वैसे जो मेंसुरेशन है
वो टॉपिक आपका जियोमेट्री से रिलेटेड है। आप जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट का प्रूफ सीखते हो कि कॉन्सेप्ट कैसे बना है। मेंसुरेशन में वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाया जाता है कि मेंसुरेशन में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको डाटा के साथ क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। जैसे आपको एरिया या वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो जियोमेट्री में क्रिएट करना सिखाया जाता है, उसका प्रूफ सिखाया जाता है कि ये फॉर्मूला ऐसे बना ही क्यों है। जैसे अगर आपका एरिया है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई होकर ही कैसे निकलता है, या वॉल्यूम है तो उसमें लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है। इन सभी चीजों को आप सीखते हो जियोमेट्री में विद प्रूफ के साथ। लेकिन उन क्वेश्चनों को डाटा के साथ सॉल्व करना है तो उन फॉर्मूलों को, उन कॉन्सेप्टों को आपको यूज कहां करना पड़ता है, मेंसुरेशन में। तो यहां तक 8 नंबर तक के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी बहुत अच्छे से उसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब देखो यहां से जो अगला क्वेश्चन है उसको आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां पर मैंने बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आपको इस तरीके से उसको रीड करना है कि कम से कम टाइम में एक ही बार में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे यहां क्वेश्चन को देखो, यहां कहा गया है कि एक जो ट्रायंगल एबीसी में बीसी की लंबाई, अब जो आपकी बीसी की लंबाई है वो एबी की लंबाई की दुगनी, मान लीजिए आपकी ये बीसी हो गई, ठीक है, आपकी ये एबी हो गई। अब उसने क्या कहा, बीसी की जो लंबाई है वो एबी की लंबाई की दुगनी, यानी एबी की लंबाई की ये कैसी हो गई, दुगनी। ठीक है, बीसी की लंबाई एबी की लंबाई की कैसी है, दुगनी, एबी की लंबाई की दुगनी, यानी बीसी कैसी है, दुगनी, एबी की लंबाई, इसको क्या कर दो आप, दुगना। ठीक है, अब उसने क्या कहा, दुगने से 2 सेंटीमीटर कैसी है, कम है, यानी बीसी अभी भी कितनी ज्यादा है एबी से, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे तो ये दोनों चीजें कैसी हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कैसे, अगर आप 2ab को या bc को उस तरफ ले जाओ और ab को इस तरफ लाओ, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप इसको लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहां देखो दूसरी चीज उसने क्या कहा है कि AC की लंबाई AB से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी AC की लंबाई AB से 6 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, यानी कि AC आपकी ये हो गई और अगर आपकी ये AB हो गई तो जो AC है वो AB से 6 सेंटीमीटर अधिक है, AB से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इसको इक्वल करोगे तो यहां पर आपको AB में क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे उसने कहा है कि इसका जो पेरीमीटर है यानी AB प्लस BC प्लस CA वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो आपके सामने 3 इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, 3 इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। आप यहां से आपको सबसे लंबी लेंथ को निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी एक लेंथ को निकालिए। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से BC प्लस AC बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2AB और AB 3AB। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 8। बात समझ में आई। अगर आप यहां पर BC प्लस AC या C की वैल्यू रखोगे कितनी, 3AB AB प्लस यहां वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3AB प्लस 8 इक्वल टू 60। यहां AB और 3AB क्या हो जाएगा, 4AB और 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 4AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 8। ठीक है, सॉल्व करोगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 52 और 4 डिवाइड में। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है,
कितना आ गया, ए बी की लेंथ आपको कितनी मिल गई यहाँ पर 13, कितनी मिल गई 13, आपको ए बी की लेंथ 13 मिल गई, ठीक है। सबसे लंबी लेंथ आपको फाइंड करना है, तो देखो ए बी की अगर आप वैल्यू यहां पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 दूनी 26 और 2 28, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आपकी ए बी 13 है, बी सी आपकी 28 है, ए सी अगर आप देखोगे 13 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 19, कितना आएगा 19, तो आप 19 13 और कितना है 28, ठीक है, बात समझ में आई। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या है, क्या 60 बनना, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 20 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 2 2 4 5 और 6, देखो 60 बना कि नहीं बना, बात समझ में आई। तो देखो आपको मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 28, कितना होगा 28, बात समझ में आई। निकालना कैसे है, टेक्निक समझ में आए। देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा आपको माइंड या एफर्ट डालने पड़ेंगे। निकालना कैसा है, प्रोसेस क्या है, आपको जो दिया है उस डाटा पे आपने काम किया, जो आपको डाटा दिया था उस डाटा पे आपने काम किया, उसके बाद केवल नॉर्मल कैलकुलेशन है कि आप अब उस क्वेश्चन को जो डाटा दिया है उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आपने सोच लिया है कि आपको जो दो इक्वेशन दिख रही है वाली, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो आपको यहां से ए सी प्लस बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे 2ab प्लस ए बी 3ab प्लस 8 हो जाएगा, वही वैल्यू आप यहां पर पुट कर दोगे तो आपको ए बी प्लस 3ab प्लस 8, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई यहां पर 13, बात समझ में आई। ए बी की वैल्यू को आपने इक्वेशन, आप इक्वेशन किसी में भी रख दो, आप यहां पर रखोगे ए बी 19 हो जाएगा, लेकिन आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो आपकी एक साइड 13 हो गई ए बी, ए से आपकी 19 हो गई, बी से आपकी कितनी हो गई 28 हो गई। इस तरीके से आपको सबसे लंबी भुजा, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, बात समझ में आई। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर समझो, यहां जो क्वेश्चन का डाटा दिया है अगर आपने ऑप्शन से सॉल्व किया तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा, और आप जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करना चाहता है, आपके अंदर वो टेक्निक डालना चाहता है कि डाटा को देख के आप कौन सी कंडीशन में क्या करना चाहते हो। अगर आप बेसिक से करोगे हर जगह तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन कहीं पर अगर आपने थोड़े एफर्ट डाल लिए, जहां एक एग्जामिनर क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करवाना चाहता है, वो थिंकिंग आपके माइंड में डेवलप हो गई, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब जो आप 2 से 3 मिनट में लगाओगे सॉल्व करने में, वो क्वेश्चन आप 5 से 6 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। कैसे, देखो आप यहां बताइए, उसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज का जो आधार है, जो बेस है, बेस की जो लंबाई है वो ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, कितनी कम है 3 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई 3 ज्यादा है, बेस आपका 3 कम है। आगे पढ़िए, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की लंबाई आपको निकालनी है। अगर आपको आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो तो ऐसे त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है कि नहीं, कोई दिक्कत, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पर आपको एरिया जो चाहिए वो 104 चाहिए, आप अगर ऑप्शन पर नजर डालोगे और एरिया पर नजर डालोगे तो आपको इस 104 में एक चीज नजर आएगी कि कहीं ना कहीं इसमें 13 है, कितना है 13 है, आपको 104 में 13 नजर आएगा। अगर आपने ऑप्शन को 13 माना, अगर आपने बेस को 13 मान लिया तो आपकी हाइट क्या होगी 3 ज्यादा, हाइट क्या होगी आपकी 3 ज्यादा, कितनी 16, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आपका आधार है तो वो ऊंचाई से कितना कम है 3 कम है।
अगर आपने आधार 13 लिया है तो ऊंचाई आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 3 ज्यादा, कितनी हो जाएगी 16। बात समझ में आई। यहां से आप देखो क्या 104 आपको मिल रहा, 1/2, आधा आपका 13 हो गया, ऊंचाई आपकी 16 हो गई, सॉल्व करोगे तो 8 13 8 104, बिल्कुल आपका एरिया 104 बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगर आप बेसिक से करना चाहो, बेसिक से करना चाहो तो आप इस बेस को क्या मान लो x। बहुत सारे बोल रहे होंगे, उनके माइंड में आया होगा कि सर अगर हम इसको बेसिक से करें तो कैसे करेंगे। अगर आपने बेस आपने इसको x माना है तो आपकी जो ऊंचाई होगी वो x प्लस 3 होगी। ऊंचाई आपकी क्या होगी x प्लस 3। बात समझ में आई, क्योंकि आपका आधार 3 कम है ऊंचाई से, आधार को आपने x माना, माना कि नहीं, तो आपकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी x प्लस 3। बात समझ में। अब बस यही फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए, यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, द्विघात समीकरण। बेस आपका x हो जाएगा इंटू x प्लस 3, एक किसके बराबर हो जाएगा आपका 104 की। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2 से यहाँ 104 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 208। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में। माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अमान्य, प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मान्य, क्योंकि लेंथ आपकी क्या होती है पॉजिटिव होती है। बात समझ में आई। तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं कि आपको कहां से सॉल्व करना है। एग्जामिनर क्या करवाना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले बोला है कि आपकी थिंकिंग और एक एग्जामिनर की थिंकिंग अगर मैच करने लगी ना तो आप हर एक क्वेश्चन को विद इन टाइम में उड़ा दोगे। और अगर आपकी थिंकिंग और एग्जामिनर की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है तो आप एक क्वेश्चन में जो बिल्कुल सिंपल होगा उसमें भी 6 से 10 मिनट भी टाइम वेस्ट को करोगे, ठीक है, और यही आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिक से भी बता दिया मैंने, और एक एफर्ट डाल के अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो, वैसे मैंने आपको ज्योमेट्री में बता दिया है, फिर से समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, कैसा, यहां पर आपको ये 90 का हो गया, ये 45, ये भी आपका 45, ठीक है। यानी आपको एक ट्रायंगल दिया है 45, 45 और 90 का। तो यहां से अगर आपका एंगल की वैल्यू 45 45 90 है तो इस कंडीशन में जो इस ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी, जो साइड्स होंगी, इन साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होता है। तो इस रेशियो को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इस रेशियो के डाटा पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला है। अगर आप इसको याद करके रखते हो तो आपको बहुत फायदा होगा इसका। कैसे, अगर आप यहां पर tan 45 की वैल्यू को लगाओगे, tan 45 की वैल्यू अगर निकालोगे, tan इक्वल टू क्या होता है, tan बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अगर आपने एंगल ए लिया है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1। तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी 1 होगा, और जो बेस होगा वो भी क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, यानी आपका ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब आप यहां देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो हाइपोटेनियस है आपका कर्ण है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। रूट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो निकालना भी बता रहा हूं मैं, वैसे ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करवा चुका हूं ज्योमेट्री में। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा आपका √2।
बात समझ में आई। तो आपका जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का दिया है कि उसके जो एंगल्स हैं, जो कोण हैं, वो 90, 45, 45 एंगल के हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1 क्या होगा 1:1/√2। यहां से समझो, अगर आपको यहां पर आपको क्या है 8 दी है, हाइपोटेनियस कितना दिया है 8 दिया है, कितना दिया है 8 दिया है। तो आपकी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बेस क्या होगा तो क्या फाइंड कर लोगे, बिल्कुल आपको ट्रायंगल 45 45 90 का है। इस कंडीशन में जो हाइपोटेनियस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है √2, और आपको √2 की वैल्यू कितनी दी गई है 8। √2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 8, कितने गुना 4√2 गुना। तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी 4√2 गुना, यानी 4√2, ये भी आपकी क्या हो जाएगी 4√2। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप इस ट्रायंगल की क्या निकाल सकते हो साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ में आई। एक और टाइप समझो, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल समझो। देखो बहुत बहुत अच्छे तरीके से कि आपकी एक भी चीज, एक भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, हर एक तरीके से मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर आपको यहां से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए, और उम्मीद भी नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपको इतने बेसिक से पढ़ाने के बाद, हर एक चीज को समझाने के बाद अगर चीजें समझ में नहीं आए, आप एक बार दो बार समझो और ना समझ में आए, तो आप बहुत कमजोर हो, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। एफर्ट डालने क्या पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यहां देखो, अगर आपको अब जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है वो किस तरीके से दिया है, ये आपका 90 हो गया, ये जो एंगल है आपका 30 हो गया, और ये वाला जो एंगल है वो 60 हो गया। तो आपको अब राइट एंगल ट्रायंगल दिया है 30, 60 और 90। तो इस कंडीशन में जो आपकी साइड्स होंगी उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर आप यहां से tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी 1√3, यानी आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां पर 1, ठीक है, और बेस आपका क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा √3। बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 हो जाएगा, रूट से बाहर 4 क्या निकलेगा 2। तो इस कंडीशन में आपका जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा 2 होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 30, 60, 90 में जो आपको बेस दिया है, 60 के सामने की जो साइड्स है उसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है 24 दी गई है। कितनी दी गई है 24। बात समझ में आई। तो आप यहां से क्या हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, बिल्कुल। आपको √3 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 24, ठीक है, 24 दी गई है ना। कितनी, यहां से आप देखोगे इसको क्या लिख सकते हो 8, सॉरी, अगर आप यहां देखोगे 24, 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 24। अगर यहां से 1 यूनिट की वैल्यू को आप निकालोगे तो क्या निकलेगी 24, या आप इसको लिख सकते हो 8 × 3 अपॉन में √3 जाएगा, तो ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितने गुना हो जाएगी आपकी 8√3 गुना। ये जो वैल्यू है आपकी वो कितने गुना है 8√3।
हाइपोटेनियस की वैल्यू कितने गुना हो जाएगी? 8√3 क्या हो जाएगी? 16√3। हाइपोटेनियस आपका कितना बन जाएगा? 16√3। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप पहले नोट कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट से आप कैसे विद इन टाइम के अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे। यहां देखो, यही आपसे पूछा गया है ना कि एक जो ट्रायंगल है, आप किसी भी टाइप का कोई ट्रायंगल बना लो। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। यहां पर उसने क्या कहा कि दो एंगल, एक जो ट्रायंगल है उसके दो एंगल क्या है? 30 और 45 ये हो गए, ठीक है। और आपको दिया क्या है? आपको दिया गया है कि उसकी सममित भुजा, सममित भुजा का मतलब समझ लो, इस चीज को समझ लो। सममित भुजा क्या कहलाती है? इन दोनों एंगलों को बनाने वाली जो कॉमन साइड है, कौन सी? ये वाली, नीचे वाली। अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी हो गया तो सममित साइड आपकी क्या बन जाएगी? बी सी। इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है? देखो इसको तोड़ के लिख सकते हो आप। रूट क्या है? 108, रूट 108 प्लस 6। यहां आप इसको लिख सकते हो, रूट को लिख सकते हो अंदर क्या? 36 क्या हो जाएगा? 36 गुणे 3 प्लस 6। 36 का 6 बाहर निकलेगा, 6√3 प्लस 6। यहां से 6 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका? √3 प्लस 1। यानी आपको ये जो साइड दी गई है वो 6 इंटू √3 प्लस 1 दी गई है। बात समझ में? अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बीसी के ऊपर अगर आप हाइट निकालो तो कैसे निकलेगी? आपकी वर्टेक्स ए से इसकी हाइट मान लीजिए ये होगी, ये आपका क्या बन गया? 90 डिग्री पर हाइट होगी। होगी कि नहीं होगी? बात समझिए। आपका ये 90 बन गया, ये 45 तो ये आपका क्या बनेगा? 45 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी तरीके से इस तरफ भी क्या बन गया? 90। यहां कितना बचेगा? 60, क्योंकि ये कितना है? 30। तो यहां से आपको अब कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं 30, 60, 90 होंगे तो 30 के सामने क्या होता है? 1 यूनिट। 60 के सामने क्या होता है? √3। देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना, यहां से ये वाला 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। अगर 40, 45, 45 और 90 का है तो क्या होगा? 45 के सामने 1, 45 के सामने 1। तो यहां से देखो, इस तरफ 45 और इस तरफ 45, तो यहां 45 के सामने तो 1 है ही, यहां भी 45 के सामने क्या हो जाएगा? 1। अगर आप यहां पर देखोगे √3 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू दी गई है आपको 6 इंटू √3 प्लस 1। कितने गुना? 6 गुना। तो आपकी 1 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। और हाइट आपकी क्या हो जाएगी? 6। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 इंटू 6 √3 प्लस 1। यहां से डिवाइड होगा 3, 6 3 18, 18 इंटू √3। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी जो कैलकुलेशन है ना आपके माइंड में हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सारी चीजें लिख के दिखाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि वो सारी कॉन्सेप्चुअली जो क्लियरिटी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप फास्ट तरीके से सॉल्व तो करने लगोगे, ये मुझे बहुत अच्छे से भरोसा है आपके लिए। लेकिन आपको पहले सॉल्व करना तो आ जाए, आपको पहले सॉल्व करना तो आ जाए। अगर आपको सॉल्व करने की टेक्निक समझ में आ गई तो आप उसको कितने भी फास्ट कर सकते हो, फिर तो वो आपके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी आपके क्या निकलेंगे? सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो
ये तो चीज आपकी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल तरीके से, इसमें आपका एक क्वेश्चन तो है ही है, साथ ही साथ आपका एक कॉन्सेप्ट भी है। क्या है? एक कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट कैसे? आपको यहां समझिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन के, अगर एरिया ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है तो विद इन टाइम के अंदर बहुत कम समय में डायरेक्ट सॉल्व करोगे, अगर उनकी साइड्स इंटीजर दी गई है। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, देखो समझना। सबसे पहले देखो, बिल्कुल बेसिक से समझो। अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। यहां एक इसकी साइड ए है, स्मॉल ए, ये आपकी साइड स्मॉल बी है, ये आपकी साइड स्मॉल सी है, और आपका ये जो एंगल है वो क्या है? आपका 90 डिग्री का है। समझना? अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइथागोरस अगर आप इस ट्रायंगल में लगाओगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो सी स्क्वायर के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो लेग्स होती हैं, लेग्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो छोटी भुजाएं होती हैं, जिनको आप लेग्स बोलते हैं, ये दोनों आपकी क्या होगी? ए और बी वाली साइड क्या हो जाएंगी? आपकी ट्रायंगल की लेग्स। यानी राइट एंगल ट्रायंगल की जो लेग्स के स्क्वायर का सम उनके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया आपका क्या? पाइथागोरस। क्या हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्या बना? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। इसमें आपको ए वाली लेंथ 3 है, ए वाली आपकी 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं ए वाली साइड की वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकालोगे? और आपका ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यानी आपको 90 डिग्री के सामने वाली साइड को फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां देखो कैसे निकलेगी? ए का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 16 बराबर क्या होगा? सी का स्क्वायर। मान लो ये सी है। आप यहां से सी की वैल्यू निकालोगे तो 16 और 9 25, 25 का रूट लोगे तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5। तो यहां पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स मिल गई, यानी आपको मिल गई क्या? एक ट्रिपलेट्स। क्या मिल गई? ट्रिपलेट्स। क्या? 3 4 और 5, ये आपकी क्या हो गई? ट्रिपलेट्स, जिसको आप नाम देते हो बेसिक ट्रिपलेट्स। कौन सी ट्रिपलेट्स? बेसिक ट्रिपलेट्स। यानी अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और अगर उसकी लेग्स 3 और 4 है, अगर उसकी लेग्स 3 और 4 है तो उसका जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा? आपका 5 होगा। बात समझ में आई? यही तो कॉन्सेप्ट है किसका? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, पाइथागोरस थ्योरम का। बात समझ में आई? तो आपकी ये क्या बन गई? ट्रिपलेट्स। अगर आप इसको याद रखते कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो लेग्स 3 और 4 है तो उसका जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 होगा, तो आपको ये प्रोसेस जो आपने की है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहां पर आप देखिए 5 12 13, ये भी आपकी क्या होगी? राइट एंगल ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कैसे? कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की एक साइड 5 जो लेग्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर वो लेग्स 5 और 12 है तो उनका जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा? 13। कैसे आप यहां निकालोगे? कैसे? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 बराबर 13 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 169। ठीक है, अब आप इनको ऐड करोगे तो 9 6 1
कितना आया देखो, बिल्कुल इक्वल आया कि नहीं आया। यानी आप यहां पर देखोगे कि आपको अगर ट्रिपलेट्स पता चल जाए तो आप डायरेक्ट बिना निकाले पता कर लोगे कि अगर किसी ट्रायंगल की लेग्स, राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स 5 और 12 है तो ऐसी कंडीशन में इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा, 13 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक चीज को और ध्यान देना है आपको, हाइपोटेन्यूस हमेशा दोनों लेग्स से कैसा होता है, बड़ा होता है। आप यहां देखो, यहां पर जो 5 है ये दोनों लेग्स से कैसा बड़ा, यहां जो 13 है कैसा है, सबसे बड़ा। जैसे 7, 24, 25, यहां पर देखोगे तो ये भी क्या है आपका, बड़ा है। हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी वो दोनों ट्रायंगल की जो लेग्स होती है उनसे कैसी होती है, बड़ी होती है। बात समझ में आई। आप कुछ ट्रिपलेट्स हैं उनको देखो, उन ट्रिपलेट्सों को आपको याद करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ जो इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं उनको लिखा है, आप नोट कर लेना। ज्योमेट्री में भी मैंने आपको लिखवाई थी, यहाँ भी मैं आपको फिर से लिखवाने की कोशिश करूंगा। जैसे 3, 4, 5 ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रिपलेट्स। 5, 12, 13, 7, 24, 25, अगली क्या हो जाएगी आपकी 8, 15, 17। अगर आपकी दो लेग्स 8 और 15 है तो इसका हाइपोटेन्यूस 17 होगा, ठीक है। 9, 40, 41, 11, 60, 61, अगली क्या होगी आपकी 12, 35, 37, अगली 13, 84, 85। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कितना दिया है 85 और आपको एक लेग्स दी गई है 13, तो आपकी जो तीसरी लेंथ होगी, लेग्स की जो वैल्यू होगी वो 84 होगी। बात समझ में आया, ठीक है। यहां आपको जो ये टेम्पलेट्स हैं इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना और इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। और यार इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपको करूंगा कि सारे टेम्पलेट्स आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे, आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इनको एक बार नोट जरूर कर लेना। ये सारी की सारी आपकी क्या है, बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट्स, इनको आप लिख सकते हो किसमें, बेसिक टेम्पलेट्स। बात समझ में आई। इन्हीं पर बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। एक एग्जामिनर एक सिलेक्टेड डाटा पर ही क्वेश्चन को क्रिएट करता है। अगर आपने वो सिलेक्टेड डाटा को अपने माइंड में एनालिसिस कर लिया ना तो आप सिलेक्शन को बहुत कम समय में पालोगे। जैसे बहुत सारे आपने अपने आसपास देखे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपसे बिल्कुल एवरेज होते हैं, आप उनसे बहुत ऊपर होते हो, लेकिन आप सिलेक्शन से दूर और वो सिलेक्शन के पा लेता है। तो उसने क्या काम किया, उसने केवल इतना काम किया कि एग्जामिनर जिस डाटा पर जो क्वेश्चन को क्रिएट करता है उस डाटा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। बात समझ में आई ना, उसने उस डाटा को एनालिसिस किया है। जैसे आपने जब स्टार्टिंग तैयारी की होगी तो आपको एक सलाह दी जाती है कि आप सिलेबस को पूरा करने के बाद क्या करो, मॉक लगाओ। मॉक में बेसिकली है क्या, मॉक में बेसिकली यही दिया है कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस पैटर्न के हैं, किस लैंग्वेज के हैं, किस डाटा के साथ दिए गए हैं, इससे आपको यही तो एनालिसिस करना है। मॉक से आप क्या सीख रहे हो कि आपको एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन को क्रिएट करता है। जैसे आपने 2018 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली मिलेगा क्या, यहां से आपको सिलेक्शन तो मिलेगा नहीं। आप अगर किसी मॉक में 100 में 100% नंबर लाते हो तो आपको सिलेक्शन तो मिलेगा नहीं। यहां से आपको सबसे अच्छी चीज क्या मिलने वाली है कि एक एग्जामिनर जो क्वेश्चन को क्रिएट करता है वो कौन से डाटा के साथ करता है, कौन सी लैंग्वेज से क्रिएट करता है, ये चीज आपको वहां पर मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। देखो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। अब देखो यहां से किस तरीके से क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को देखो। जैसे उसने क्या कहा, इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत आपको माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको इस क्वेश्चन में माइंड जरूर लगाना है, थोड़ा अगर ना भी लगे, बोरियत लगे तो भी लगाना है। बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपको यहां से जो सीखने को मिलेगा वो बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा आपको, लेकिन अगर सीखोगे तो, अगर आपका मन नहीं होगा तो बोरियत लगेगा। यहां से देखो, समझना है, पहले आपको समझना है, कुछ डाउट नहीं लाना अपने माइंड में, आपको केवल देखना है। यहां देखो उसने क्या कहा, एक त्रिभुज है, आपने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया, किसी भी टाइप का कोई भी त्रिभुज बना लो। यहां पर देखो आपको थोड़ा डाटा को एज्यूम करना है,
यहाँ उसने जो साइड्स दी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई ट्रिपलेट्स लग रही हो। यहाँ पर इसके तरीके बहुत सारे सॉल्व करने के, लेकिन सॉल्व तो करना ही है, लेकिन उसके अंदर का जो एनालिसिस, जो कॉन्सेप्ट छिपा है, हिडन कॉन्सेप्ट आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको वो यही मिलेंगे जब मैं आप उनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हिडन कॉन्सेप्ट क्या है। आप यहाँ पर देखोगे एक साइड आपको दोनों में कॉमन भी दिख रही है, ए स्क्वायर, तो आपको कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर क्या हो, राइट एंगल ट्रिपलेट्स काम कर रहे हो, आपने ये जूम किया है। तो आप यहाँ पर जैसे आपको ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसकी एक साइड आपने ये जूम कर ली, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी साइड आपने ये लिख ली, क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीसरी साइड आपकी बची है यहाँ क्या, बी प्लस सी। ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल की तीनों साइड्स। ठीक है, अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल की बेस बीसी पर हाइट निकालूं तो कैसे निकलेगी, इसी तरीके से निकलेगी। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर निकालते हो किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर, तो वहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। क्या बनते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। जैसे आपका अगर ये 90 का बन गया, तो आपके ये दोनों छोटे छोटे एंगल कितने डिग्री के होंगे, दोनों का सम 90 होगा, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और इस तरफ भी आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर क्या है, डी है, तो ये डी आपकी क्या होगी, यहाँ पर हाइट, समझना। अब देखो यहां पर आपका हाइपोटेन्यूस कितना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक साइड इसमें कॉमन है, और आप यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हो इनमें भी एक साइड आपको कॉमन दिख रही है, ए डी। अगर आपने इसको ए मान लिया तो ए बन गया आपका ए स्क्वायर, अब आपका क्या बचा, सी, और अगर आपने इसको क्या मान लिया, सी, तो आपका बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से इस तरफ ए स्क्वायर, और अगर आपकी ये बी हो गई तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। तो आपने पता किया क्या कि आपकी यहां पर AD की हाइट कितनी है, ए है, समझ ना। और आपको जो BC बेस दिया था वहां भी B प्लस सी वो भी मिल गया। तो यहां पर आपको कुछ डाटा एनालिसिस हुआ कि नहीं, कि आप कोई ऐसा डाटा दिया है जिस पर आपको लगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स काम कर रही है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो बिल्कुल आसान हो गया। एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2, बेस क्या है आपका B प्लस सी, और आपका ऊंचाई क्या है यहाँ पर A, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू बी प्लस सी अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप इसको डाटा को पुट करके भी कर सकते थे, ए बी सी की वैल्यू को पुट करके भी कर सकते थे, तब भी हो जाता। आप इसको डायरेक्ट हीरोल्स के फॉर्मूले से करते तब भी हो जाता। लेकिन यहां से आपको जो चीज मिली है, जो डाटा को ऑब्जर्व करना मैंने सिखाया है, वो बहुत ही लॉजिकल तरीका है कि आप क्वेश्चन के अंदर अगर इस तरीके के डाटा को लॉजिकल तरीके से सोचते हो, थिंकिंग करते हो, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और ये चीज मुझे कैसे पता चली, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और आपको भी प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें ऑब्जर्व होने लगेंगी। तो देखो तरीका एक ही है, जो तरीका मैंने फॉलो किया है वही तरीका मैं आपको भी फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कि सबसे पहले आप क्या काम करिए, क्वेश्चन के अंदर की जो कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से समझिए, उसके प्रूफ को समझिए, उसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद उनका रिवीजन कीजिए, और रिवीजन जब आपका हो जाए तो आप क्या करना, उस पर लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है।
और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप खुद से और क्वेश्चनों को क्रिएट कीजिए। लास्ट ईयर के एग्जाम्स को मॉक्स लगाइए, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप डाटा के साथ काम करोगे, लैंग्वेज के साथ काम करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आप खुद से बनाना सीखोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स कोई चीज़ अलग से नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मेंटलिटी पे डेवलप करेंगी। वो मेंटलिटी आपकी कैसे काम करेगी, कैसे प्रोसेस होगी, उसके लिए आपको डाटा के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसका तरीका एक ही है कि आप बार बार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को समझिए। यही तरीका है, इसी तरीके के साथ अपनी तैयारी पूरी करना है। और मैं आपको हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज के सेशन को अपन यही विराम देते हैं। कल के सेशन में यहाँ से आगे की कॉन्सेप्टों को समझेंगे, उन पर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज जो मैंने आपको समझाया है, उन सभी कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से नोट करना, और नोट करने के बाद उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करना, फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। सारी चीजें कंप्लीट होंगी। आज के सेशन में अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।